आज हेडिंग आप डालेंगे भारत में दुग्ध सहकारिता में श्वेत क्रांति। थोड़ा दो दो पॉइंट बताएंगे, ये सब वही कोऑपरेटिव से ही चलने वाली चीज़ें हैं। लिखें मिल्क कोऑपरेटिव्स आर वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये बच्चा आपको बताएं, एक मूवमेंट आप इसको समझें, एक रिवोल्यूशन समझें। ये किसी भी प्रयोग से एक प्रकार से भिन्न एक प्रयोग था और इसके पीछे की दो फिलॉसफी थी असल में। एक तो ये थी कि देखे होंगे कि बच्चों की पोषकता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देश में दूध की भारी मात्रा में कमी थी, ठीक है, जबकि भारत कृषि प्रधान देश था और कृषि और पशुपालन मतलब एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ये युगल में ही रहते हैं। कृषि होगा तो पशुपालन संभव होगा। तो चूंकि हमारा देश जो था वो बहुत ही डायनेमिक एस्पेक्ट का वैसा नहीं था, गांव थोड़े स्थिर जीवन जी रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव उनके अंदर एक जैसे धारणा होती उस तरह का नहीं था, मतलब एक मॉडर्न एग्रीकल्चर नहीं था, या मवेशियों की पहचान नहीं थी कि किस तरीके से मवेशी रखे जाएं, कैसे हाइब्रिड हो, कैसे दूध बने ज़्यादा, उसका क्या फ़ायदा लिया जा सके, ना डेयरी उद्योग था, ऐसे कुछ बृहत कृत्य नहीं थे। इससे क्या था कि मेहनत तो पूरी होती थी, बट कई चीज़ों में जो उतनी मेहनत में बढ़ सकती थी उसकी संभावनाएं वहाँ पर कम थी। इससे किसानों की हालत में एक सुधार लाया जा सकता था। और दूसरा, दूध की मात्रा अधिक होने से ये बच्चों की एक उम्र तक की पोषकता के लिए बहुत ही बड़ा कारक है। जनरली आपने देखा होगा कि बच्चे अगर छोटे हों और आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हों, तब भी रिश्तेदार जानता है तो एक गिलास बच्चे को खाने के बाद दूध दे ही देता है, क्योंकि वो दूध उसकी जो है ना भोजन है। वो कोई शौकिया नहीं पीता, वो उसका भोजन ही होता है। आज भी बच्चे बड़े ही 9th-10th में पढ़ रहे हैं, लेकिन माँ खाना खाने के बाद लास्ट में गिलास दूध देती जरूर है उनको। सुबह देगी या शाम को देती है, मतलब 2 बार भी देती है, कभी कभी 3 बार, अब डिपेंड करता है कि कैसी क्या स्थितियां हैं ना, क्योंकि वो पोषण का एक बहुत बड़ा कारक माना जाता है। अब दूध है ही नहीं तो फिर तो ये सब खतरे में रहेगा। तो श्वेत क्रांति एक प्रकार से, खेड़ा जिला आपने सुना होगा, उसको पहले कैरा जिला बोलते थे, कैरा खेड़ा गुजरात में है, वहीं से ये एक प्रकार से रिवोल्यूशन हुआ। आपको इस बात से हैरत होगी कि पूरे देश में का आधा जो मिल्क प्रोडक्ट है वो गुजरात में बनता है। पूरे देश का आधा, यानी आधा गुजरात है और 6 करोड़ की जनसंख्या है, और बाकी 100 जो भी 30-35 करोड़ जनसंख्या हुई वहाँ पर बाकी प्रोडक्ट बनते हैं, यानी पनीर हो, मट्ठा हो, दही हो, घी हो, जो भी XYZ। अब आप जरा कल्पना करिए कि क्या गुजरात में इतना भैंस गाय दूध के लिए उपलब्ध है? ये जितने आप दूध का कारोबार होते हैं वो कैसे गुजरात तक पहुंच रहे हैं? खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा से ये एक प्रकार से रिवोल्यूशन शुरू हुआ है। लेकिन देखे होंगे कि आज दूध की जो मात्रा है जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पर्याप्त नहीं है ना। दूध का उत्पादन बहुत कम है, 1/3 से ज़्यादा दूध का उत्पादन नीड से कम है हमारे पास, यानी 35 से 40% दूध का उत्पादन कम है तुलनात्मक हमारी ज़रूरत के, लेकिन फिर भी आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। आपने कभी गौर किया कि आप पनीर लेने गए हो, आपको पनीर न मिला हो, दही लेने गए हो, दही न मिला हो, दूध ढूंढ रहे हो, दूध न मिला हो? मिला है। तो जब हमें 1/3 दुग्ध प्रोडक्ट जो है ही नहीं, पूरा ही नहीं कर सकते, तो फिर 100% सप्लाई कैसे हो रही है? यह मतलब एक मुद्दा है। अब इसको, सप्लाई को, जो गलत सप्लाई आ रही है,
जो कृत्रिम पनीर आ रही है या यूरिया से दूध बना रहे हैं, ये उसको फुलफिल कर रहा है, उसी सप्लाई को जो कम पड़ जा रहा है। इसको रिप्लेस करने का एक ही तरीका है कि दूध को उत्पादन बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। तो दूध उत्पादन में कोऑपरेटिव जो एक थ्योरी रही है, चाहे नाबार्ड की बात बाद में 82 में देख लीजिए, बहुत योगदान किया, लेकिन एक ग्राउंड इसका आज भी कमज़ोर है। वो ग्राउंड ये कमज़ोर है कि दूध यानी किसानों को जो पशुपालन करते हैं उनको ठीक से बाजार नहीं मिल पाया। ये सबसे कमज़ोर ग्राउंड है। जैसे हमारे पास टमाटर तो है, लेकिन बाजार नहीं मिलेगा तो टमाटर खेत में या घर में सड़ जाएगा। तो गांव के लोगों को दुग्ध का बाजार नहीं मिला, इसलिए मवेशी तो उन्होंने पाले, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी। और चूंकि उनमें बहुत अंतर नहीं आया, तो धीरे धीरे उस कारोबार को भी छोड़ दिया। जैसे किसानों ने खेती छोड़ दिया, वैसे पशुपालन भी छोड़ दिया। खेती घटेगी तो पशुपालन ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि खेती की जो चीज़ें निकलती हैं वही पशुपालन में मदद करती हैं। कोई माई का लाल अगर व्यवसाय ना करे ना, तो बाजार से चूनी, चोकर, भूसा, हरा घास रोज नहीं खरीद के खिला सकेगा, बर्बाद हो जाएगा जो उसको खाद्य सामग्री चाहिए। तो इसमें चाहिए था कि सरकार जो है दूध उत्पादन को गांव-गांव बाजार दे पाती। अब बाजार में क्या हो गया, संकेंद्रीकरण। जैसे 50% गुजरात बाजार बन गया, वहीं से प्रोडक्ट। आज गुजरात से ऐसे दूध के पैकेट आते हैं जो 2-2 महीने खराब नहीं होते। आप देखे होंगे, जाकर दुकान पे देखिए, उसमें पानी वानी कुछ मिला के पी सकते 2 महीना तक। आप जरा सोचिए कि 2 महीने तक जो दूध हम लोग भैंस गाय का ताज़ा लेते हैं, उसको अगर गर्मी में दोपहर तक ना उबालिए तो फट जाता है उबालने। तो 2 महीने तक उसमें कौन सा केमिकल ऐसा घुसेड़ दिए हैं, तो मतलब वो बॉडी के लिए क्या हो रहा है। हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ करेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल ही होगा। जैसे हम गेहूँ सोचे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा दें, तो जाहिर है पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, वो होना है। जैसे हम सोचे, जैसे हमारे नेचुरल एक फिनोमेना है ना, जैसे हम अतिरिक्त भोजन नहीं ले सकते ना, ऐसे 1 एकड़ में दुनिया भर का उत्पादन कैसे हो जाए। एक भैंस अगर ज़्यादा दूध दे रही तो हो सकता है इंजेक्शन लगा के कुछ करके XYZ, हर जगह तो ये प्रॉब्लम हो गई ना। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। भारत में सहकारिता आंदोलन के इतिहास का वर्णन The description of history of cooperative movement in India cannot be complete without discussing the most successful experiment in this field. भारत में सहकारिता आंदोलन के इतिहास का वर्णन इस क्षेत्र के सबसे सफल प्रयोग की चर्चा के बिना पूरा नहीं हो सकता। It started on a simple scale in Kheda district of Gujarat. In Kheda district of Gujarat. इसकी शुरुआत एक साधारण स्तर पर गुजरात के खेड़ा जिले में हुई। This later proved to be initiator of the White Revolution. This letter proved to be the initiator of the White Revolution. यही आगे चलकर उस श्वेत क्रांति का आरंभकर्ता साबित हुआ, विच स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, जो सारे भारत में फैल गई। आनंद का नाम सुने? हाँ,
हाँ हाँ, आनंद भी इसी तरह का एक चर्चित प्लेस है। वहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट का IIRM बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है। लोग यही सब सीखते हैं, जैसे MBA। 2 MBA के अलावा 2 बहुत अच्छी डिग्री थी, अभी भी होगी। एक भोपाल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM, और एक था IIRM। बाकी जगह तो MBA है, इसका नाम अलग से लिया जाता था, IIFM भोपाल का और IIRM आनंद का, गुजरात का। तो इसमें हमें नहीं लगता कि कोई लड़का पढ़ा हो और बेरोजगार हो। MBA में तो एक बार हो सकता था, बट इसमें नहीं। ये बड़ी सॉलिड हम लोगों के टाइम में एक नौकरी गारंटी मानी जाती थी कि जिसका IIFM में हो गया, IIRM में हो गया, उसकी ज़िंदगी। हम समझ रहे हैं क्या सिखा रहे होंगे, यही दूध पनीर सब बनाना सिखाते होंगे, है ना। आज की तारीख में चला भी बड़ा दुखद है कि जो दुग्ध क्षेत्र में जो मतलब एक क्वालिटी होनी चाहिए ट्रेनिंग की, है ना, उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, 25 करोड़ सबसे ज़्यादा लोग हैं पूरे इंडिया में। पूरे दुनिया के 50% से ज़्यादा भैंस पाई जाती है पूरी दुनिया में। यानी इंडिया की भैंस एक तरफ और पूरी दुनिया की भैंस एक तरफ। आप जरा कल्पना करके देखिए कि 50% अगर मवेशी, खासतौर से भैंस जो दूध देने के लिए जानी जाती है, वो इंडिया में 50% ज़्यादा, और बाकी 50% में सब हैं। लेकिन पनीर क्रांति होती है स्कैंडिनेवियन कंट्री में। पोषकता में जाएंगे तो नॉर्वे, फिनलैंड ऐसे देश मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे मानव विकास सूचकांक में जाएंगे तो ये अव्वल मिल जाएंगे, और दूध हमारे यहाँ है। आप जरा इस बात पे चिंता करिए, चिंतन कीजिए। उसका कारण है, कारण क्या है ना, हमको आता ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हम दिल तो दे देते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं समझ पाते। आप समझ गए इस भाव को? हाँ, हम दिल देने में तो बड़े अव्वल हैं लेकिन जिम्मेदार नहीं बन पाते। हमने मेहनत किया, मवेशियों को बड़ा, भाई हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं, बायोडाइवर्सिटी का जहाँ पर पूरा गोदाम है, बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर भर भर के है, हम वहाँ पे रहते हैं। आप देखो ना, हमारे यहाँ हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक चले जाओ, अलग अलग वातावरण मिलेगा, अलग अलग इकोलॉजी मिलती है, इतनी डाइवर्सिटी, हर चीज़ हमारे यहाँ है। अरे तभी तो यूरोप वाला मसाला उसके यहाँ होता है क्या? हमारे यहाँ इसीलिए तो आया था ना वो। हाँ, अरे और भी कारण थे, बट लाद लाद के मसाले ले जाता था नाव से। लेकिन हमने रख रखाव में, हम अच्छे मेंटेनर नहीं हैं। तो ऐसे हमने दुग्ध प्रोडक्ट का अच्छा मेंटेन किया नहीं। नहीं, पूरी दुनिया हमारी पनीर खाती, हमारा दूध पीते, पी रहे हैं साले, खून भी पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, लेकिन हम उसका कीमत नहीं वसूल पा रहे हैं। अब अभी आप ही लोग हैं, हम ही लोग हैं, अभी कहेंगे यार पनीर कैसे बनता है या दूध के और आइटम कैसे बनाए जाते हैं, इसका बाकायदा ट्रेनिंग किया जाए। और ये देखिए कोई काम है? ये काम ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर भारत की महिलाएं कामगार हो जाएं जो, तो 4% से ज़्यादा GDP बढ़ जाएगी। कहाँ होंगी भारत की महिलाएं कामगार? भाई सब कलेक्टर ही बनेगी क्या? डेयरी उद्योग पूरा खाली पड़ा हुआ। ये जो कोऑपरेटिव जो आया, जो गांव में उद्यमी महिलाएं तैयार हुई, पापड़, अचार, चटनी जो भी हैं, ये क्या GDP नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। बहुत सारे कॉर्नर वैक्यूम अभी बहुत सारे निर्वात में है, वहां काम करना बाकी है।